इतना झूठ फैला दिया गया है कि 2 बच्चों के जनसंख्या कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़े लिखे पैदा नहीं कर रहे, अनपढ़ जाहिल खुद भुगत लेंगे, ऐसा नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत 170 करोड़ पहुंचकर ही रुकेगा। इतनी जनसंख्या पर समाज में कुत्ता लड़ाई शुरू हो जाएगी। मेरे इस विषय पर पहले बनाए गए 6 वीडियोस का एडिटेड वर्जन एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में मैं यहाँ लगा रहा हूँ। हम गली मोहल्लों नुक्कड़ पर बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, जिनके कुछ करने से फर्क पड़ता है वो चुप है। भारत की टॉप 100 कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर करती हैं हजारों करोड़ खर्च, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग पर 1 रुपया खर्च नहीं करती। अब इसको समझना पड़ेगा कि देश में चल क्या रहा है। इंडस्ट्री को चाहिए सस्ते मजदूर और रेडी खड़ा हुआ कस्टमर। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। पूरे के पूरे बड़े बड़े देश जनसंख्या में हमारे छोटे छोटे राज्यों के बराबर हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट गिर उन राज्यों में रही है जहां जनसंख्या ऑलरेडी कम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। चीन को 1 बच्चे की पॉलिसी के बावजूद 35 साल लग गए पॉपुलेशन पूरी तरह कंट्रोल करने में। 2070 तक हम 170 करोड़ होंगे, उसके बाद बढ़ना रुकेंगे, तब तक तो बंटाधार हो जाएगा। एक पूरी की पूरी सूडो इंटेलेक्चुअल गैंग देश में है जो पॉपुलेशन की बात करते ही सिंगापुर की डेंसिटी बताने लगती है। वहां थूकने पर भी जुर्माना है, 100% लिटरेसी है। हम सिंगापुर नहीं है। यह एक सामान्य बात है कि धरती सीमित है, उसके खनिज सीमित हैं, पानी सीमित है। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड क्लास सिटी जोहान्सबर्ग में पानी खत्म हो गया है, जंगल सीमित है, रोजगार सीमित है और जनसंख्या असीमित बढ़ रही है। तो फिर टॉप पूंजीवादी वर्ग ने क्या मजे लिए? जो रिसोर्सेज हैं, जमीन, खनिज, उपज, जंगलात, सबको धीरे धीरे अपने पास कर लिया। अब लोग चांटे मार मार कर पढ़ाते बच्चे को कि बेटा पढ़, नौकरी लग, और वो बना बौद्धिक मजदूर। तो बौद्धिक मजदूर ज्यादा अवेलेबल हो गए मार्केट में, तो फिर तनख्वाह कम मिलेगी, काम के घंटे ज्यादा होंगे। अब वो महीना महीना साल दर साल बचत कर गया उसी पूंजीपति के पास कि भैया सर छुपाने की जगह दे दो। उसने पूरी जिंदगी की उसकी कमाई ली और 2 कमरे दे दिए 10वीं मंजिल पर। जब जनसंख्या विस्फोट होगा तो संसाधनों की कमी रहेगी। जिसने संसाधन हड़प लिए वो बाकी का शोषण करेगा। रेट बढ़ते रहेंगे। अब एक बड़े फ्लैट की कीमत शहर में इतनी बढ़ गई है कि कोई 50,000 रुपए महीना कमाता है, वो आधी तनख्वाह बचाता जाता है तो भी 20 साल लगेंगे उसे एक छत लेने में। इज दिस नॉर्मल? नो। एक बहुत बड़ा वर्ग बन गया है देश में जो कुछ नहीं करता, रिसोर्सेज को इकट्ठा करके रखता है, थोड़ा थोड़ा निकालता रहता है, नए रिसोर्सेज कब्जे में लेता रहता है। तो ज्यादा पॉपुलेशन से नुकसान किसका हुआ? उसी का जिसने पॉपुलेशन बढ़ाई, यानी लोअर इकोनॉमिक क्लास। पहले तो गांव में इतने ज्यादा बच्चे हो गए हैं कि जमीन बढ़ते बढ़ते रह गई एक बेटे के 2-3 बीघा। वो सब शहर भाग आए कि सरकारी नौकरी ढूंढेंगे। एजुकेशन सिस्टम बना ही पढ़ा लिखा नौकर बनाने के लिए है, तो वो भी क्या करें? बाप पैसे दे देकर गांव में गरीब हो गया। शहर के शहर भर गए कोचिंग करने वाले लड़कों से। कुछ की नौकरी लगेगी, बाकी ये फसल तैयार हो गई सस्ते मजदूरों की शहर में। शारीरिक मजदूर कम दाम में फैक्ट्री दुकान में काम करेंगे, गार्ड बनेंगे। जो बौद्धिक मजदूर बनेंगे वो किसी कंप्यूटर कंपनी में लाइन से बैठ जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा सप्ताह के 70 घंटे काम करो। तो अल्टीमेटली सब पूंजीवादी सिस्टम के काम आ गए। अब इतनी भारी जनसंख्या से लैंड, वाटर, एयर पोल्यूशन होगा, लोग मरेंगे, लेकिन महंगी गाड़ियों में एयर प्यूरिफायर लगा होता है, उधर फर्क नहीं पड़ता। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो लोअर और मिडिल क्लास की है। जिसकी 10 फीट की ऊंची दीवारें मकान की हो, बाहर गार्ड हो, उसको क्या फिक्र? क्या आपके आसपास आपने ऐसा बड़ा पूंजीपति देखा है जिसके 5-7 बच्चे हैं? भाई उनको तो बेस्ट मेडिकल सुविधा है, खुद के हॉस्पिटल हैं, कर लो। नहीं, नहीं करते बच्चे। वो ज्यादा बच्चे हैं बिल्कुल गरीब के और बड़े होकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बाप का बुढ़ापा खराब हो रहा है। अब पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक पहुंच पाएगा, पर आज के समय में अगर कोई लोअर इकोनॉमिक क्लास का आदमी 1-2 बच्चे से ज्यादा कर रहा है तो वो डॉक्टर इंजीनियर पैदा नहीं कर रहा, वो कोई सुखी जीवन की नींव नहीं रख रहा, सिस्टम के लिए सस्ते मजदूर पैदा कर रहा है। वो ऑलरेडी समाज के पिछड़े वर्ग से हैं और गरीब भी हैं, उन पर दोहरी मार है। इतना ज्यादा ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है कि नौकरियां का धीरे धीरे सिनेरियो बदल जाएगा। अब एक ऐसा वर्ग है जो कहता है कि हाथ की मेहनत से कमाते हैं हम, उसको कोई पट्टी पढ़ा देता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हम तो अपना कमा के खाते हैं जी, सरकार थोड़ी देती है।
अब कोई पंचर बनाने वाला सोच रहा, मैं तो अपने चारों बच्चों को पंचर का काम सिखाऊंगा। 10-20 साल में ऐसे टायर आ जाएंगे कि पंचर होगा ही नहीं। लेकिन देश का पूरा निचला और मिडिल तबका एक पूंजीवादी षड्यंत्र का हिस्सा बन गया है, और किसी ने जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र नहीं किया। जो पूंजीवादी मानसिकता का है, उसके अवचेतन मन में है कि जनसंख्या बढ़ती रहे, तो जो उसने दर्जन भर प्लॉट खरीद रखे हैं उनकी कीमत बढ़ती रहे। प्रोफेसर दास गुप्ता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी ने बताया कि पृथ्वी केवल 50 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा 500 करोड़ लोगों को ही सह सकती है। बॉस, ऑलरेडी 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, जिसमें से 325 करोड़ चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ठुसे पड़े हैं। 100 करोड़ लोग हर रात इस दुनिया में भूखे पेट सोते हैं। ये पृथ्वी को तबाह करने का फॉर्मूला है। 1000 प्रकार के पेड़ पौधे या जानवर हमेशा के लिए खत्म हो रहे दुनिया से हर साल, क्योंकि आदमी ज्यादा हो गए हैं। पिछले 50 साल में चमगादड़ से फैलने वाले इबोला वायरस, मार्बर्ग वायरस, नीपा वायरस, हेंड्रा वायरस, सार्स, मेर्स सब फैल गए क्योंकि हम उनके घरों तक पहुंच गए और उन्होंने टेंशन में आके पेट का वायरस मुंह से छोड़ना शुरू कर दिया। हम खाएंगे, पिएंगे, पृथ्वी का नाश करेंगे और निकल लेंगे। गरीबी बेशुमार है। सरकारी नौकरियां, कोई भी सरकार हो, इतने करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दे ही नहीं सकती। मालथूशन थ्योरी है, जनसंख्या संसाधनों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है और वही बीमारी, भुखमरी, बाढ़, सूखे, क्लाइमेट चेंज का कारण बनती है, क्योंकि प्रकृति जनसंख्या कम करने की कोशिश करती रहती है। इतना ज्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया है कि एक स्टडी के अनुसार इंडिया बनने जा रहा है कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इतने सघन लोग बसे हुए हैं कि पेंडेमिक कभी भी फैल सकता है। वाटर टेबल नीचे जा रही है, नदियां सूख रही हैं, जमीन इतने सारे लोगों के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डाल डालकर कब तक अन्न उगा पाएगी। धरती अल्टीमेटली बंजर हो जाएगी। फिर भी लोग बोलते हैं कि बूढ़े ज्यादा हो जाएंगे, इकोनॉमी गिर जाएगी, बच्चे पैदा करो। जवान कम होंगे तो बूढ़ों को कौन संभालेगा। कभी तो ऐसा होगा ना कि जवान कम होंगे, कब तक हम जनसंख्या बढ़ाएंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स में देश 126वें नंबर पर है 146 में से। इकोनॉमी डेवलप हो रही इंडिया की, पर लोग दुखी हैं। लोग बिना डेवलपमेंट के भूटान में खुश हैं। ऐसी तरक्की जो भारी गरीब जनसंख्या के बल पर हो, उसका क्या फायदा अगर हम खुशी नहीं है। जनसंख्या ज्यादा होने से जो इकोनॉमिक हायरार्की में जितना ऊपर होगा उसका उतना ही फायदा होता है। जो मिडिल क्लास है, लो क्लास है, उसका उतना ही भारी नुकसान है। वो बेवकूफ अगर 1-2 बच्चे से ज्यादा कर रहे तो अपने पाव पर कुल्हाड़ी मार रहे। अब जो जनरेशन पैदा हो रही, अल्फा जनरेशन इनको नाम दिया गया है, ये वो वाली जनरेशन नहीं बनेगी कि मेरे माँ बाप मेरे देवता हैं, मेरा पति मेरा देवता है, ऊपर वाला खाने को देगा। ये इंटरनेट जनरेशन बड़े होकर सवाल पूछेगी कि खाने पीने को नहीं था तो पैदा क्यों किया था। ऐसे एक्स्ट्रा बच्चे किसी न किसी चालाक आदमी के धार्मिक, आर्थिक, जातिगत या राजनीतिक षड्यंत्र करने के काम आते हैं। सरकारी नौकरी में कंप्यूटराइजेशन और ऑनलाइन के बाद इतने सारे लोगों की जरूरत ही नहीं है। वैकेंसी दिखेगी पर भरी नहीं जाएगी, धीरे धीरे कम की जाएंगी। कम लोगों में जो बटेगा रिसोर्सेज का रेवेन्यू, तो ज्यादा हिस्से में आएगा। जो एक्चुअल वेल्थ है वो तो धरती की ही वेल्थ है, चाहे जमीन हो, उसकी उपज हो, खनिज हो, वही इनडायरेक्ट तरीके से सब में बंटनी है। 140 करोड़ लोग केवल 35 ओलंपिक मेडल ला पाए। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में हम हैं 134वें नंबर पर, बस जनसंख्या में नंबर 1 है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है एक छोटी नौकरी पाना। ऐसा हुआ क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ते बढ़ते इतने कम रह गए कि अब मिडिल क्लास आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान का इंतजाम भी मुश्किल हो गया। जो बिल्कुल ऊपर बैठा वर्ग है इकोनॉमी का, उसको भारी मजा आ रहा है जनसंख्या बढ़ने से। उसके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे, डुअल सिटीजनशिप ले रहे। वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ हुड़दंग करके ना कभी कानून बनने देगा, ना ही ये काला सच बाहर आने देगा कि पूंजीवादी मानसिकता की उपज है ये कहना कि ज्यादा से ज्यादा लोग देश के लिए अच्छे हैं। कॉन्स्पिरेसी के तहत एक ऐसा झूठ स्ट्रेटेजिकली फैलाया जा रहा है कि देश की जनसंख्या 2.1-2.2% के आसपास से बढ़ रही है, जो कि रिप्लेसमेंट दर है। इसका मतलब ऑल इज वेल, हम रुक गए। सफेद झूठ ऐसे नहीं होता। पिछला सरकारी सेंसस हुआ था 2011 में, उसके बाद हुआ ही नहीं। चीन ने 1979 में एक बच्चे की पॉलिसी इंप्लीमेंट की, सबको पता है, सीधा एक बच्चा केवल। उसके बावजूद साल दर साल जनसंख्या बढ़ती रही। वहाँ 43 साल बाद 0% बढ़त पर पहुंची 2022 में।
96 करोड़ से बढ़कर 142 करोड़ तक पहुंचकर रुकी है। केवल 2023 से घटना शुरू हुई, वो भी आज तक केवल 7 लाख यानी 141 करोड़ का केवल 0.03%। ऐसा इसलिए होता है कि जब जनसंख्या कम बढ़ती है तो संसाधन बच जाते हैं। हेल्थ केयर अच्छा होने से आयु बढ़ती है। बहुत सारी बच्चियां जो अभी छोटी थी, फर्टाइल एज में करीब 1-2 दशकों तक आती रहती हैं। कई घटक एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि बहुत धीरे धीरे फर्क पड़ता है। चाइना के ग्रामीण इलाकों में छूट भी दी गई थी, कई लोग माने भी नहीं। चीन भारत से 3 गुना बड़ा है, वहां भी बेतहाशा गरीबी थी। चीन ने पॉपुलेशन कम करने से जो फ्री हुए रिसोर्सेस थे उनको ग्रोथ में लगाया। सारा का सारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग करने पर था, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होता है और जवान लोगों को भारी तादाद में इस तरह काम मिला। ये एस्टिमेट है प्यू रिसर्च का कि अगर एक बच्चे की स्ट्रिक्ट पॉलिसी इंडिया में लागू हो तो भी पॉपुलेशन गिरना शुरू होगी 2045 के बाद। एक बच्चे की स्ट्रिक्ट पॉलिसी तो लागू होती दिख नहीं रही। तो अगर आज जैसे ही ट्रेंड चलता रहता है मार्जिनली कमी वाला, तो हम पहुंचेंगे 170 करोड़ 2070 में, फिर बढ़ना रुकेंगे। 170 करोड़ पर तो देश हाँफ जाएगा। वहां तक पहुंचने से पहले हमें रुकना है और रिवर्स गियर लगाना है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो जापान की पॉपुलेशन कोलैप्स बता बता डराते रहते कि कोई पॉलिसी बन ना जाए? ये वो लोग हैं जिनका फायदा हो रहा है जनसंख्या विस्फोट से। जापान द्वितीय विश्व युद्ध हारा, बर्बाद हो गया, तब जनसंख्या वृद्धि दर थी 4%। देशभक्त जापान के लोग बुरी तरह मेहनत में लग गए वापस जापान को बनाने में। जवान लड़के लड़कियों और सरकार का ध्यान राष्ट्र निर्माण पर था, ना कि बच्चे पैदा करने पर। 10 साल में जनसंख्या दर रह गई आधी, लेकिन जापान डेवलप हो गया। 60 साल बाद जनसंख्या अब जाकर कम होना शुरू हुई है, और अगर जापान ने ध्यान नहीं दिया तो 60 साल बाद ये रह जाएगी आज के 12 करोड़ की जगह 7 करोड़। शून्य तब भी नहीं होगी। दक्षिण कोरिया था बेहद करीब। 1962 से 1980 का दौर कहा जाता है द कोरियन मिराकल। 2.26 से घटकर जनसंख्या बढ़त दर रह गई केवल 1.15, और साउथ कोरिया बन गया दुनिया का एक डेवलप्ड जैसा नेशन। अब जाकर 2021 से जनसंख्या वहां घटना शुरू हुई, और 4 साल में कितनी घटी? केवल 1 लाख। इन छोटे छोटे देशों ने जनसंख्या कंट्रोल करी और डेवलप्ड हो गए। एक कीमत चुकानी पड़ती है डेवलपमेंट के लिए, इन्होंने चुकाई। पॉपुलेशन कोलैप्स एक आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापार कम होने से होने वाले नुकसान का डेवलप्ड नेशंस का पैनिक बटन है। दुनिया के 25 देशों में टोटल फर्टिलिटी रेट 4 से ऊपर है। जी हाँ, 4 से ऊपर, और ये सब बिल्कुल गरीब देश है। ले आओ वहां से भर भर के। ये कोलैप्स की बातें करते छोटे छोटे पॉपुलेशन के देश हैं। खूब सारी जमीन है, संसाधन है, पेड़ से फल गिरकर सड़ रहे हैं, तो आदमी यही बोलेगा ना कि बढ़ाते रहो रोज। हमारे यहाँ रोज फल खाना भी लग्जरी है। पूरी पृथ्वी की मैक्सिमम कैपेसिटी से 300 करोड़ ज़्यादा है पॉपुलेशन पृथ्वी पर। अरे कहीं कम नहीं हो जाए आगे जाके, अरे कम नहीं हो जाए, इकोनॉमी गिर जाएगी, बोल बोल कर गरीबों की झुग्गियाँ डालते रहना भी तो इंसानियत नहीं है। अरे नहीं, फिर जापान जैसे बुढ़े लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी। पर ये बुढ़ापा जैसा छोटा सा देश जापान 58 ओलंपिक मेडल लाया। खुद के देख लो कितने आए। इस हिसाब से तो ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ाते रहो। कभी तो कहीं ठहरने की, कहीं रुकने की सोच रखनी पड़ेगी, वापस रीसेट करना पड़ेगा। मानव को आर्थिक जगत द्वारा एक संसाधन मान लेना सबसे बड़ी भूल है। व्यापार के फायदे से भी ऊपर कुछ है। हमें किसी ने रोका था क्या कि सबको शिक्षित कर दे? हम नहीं कर पाए। हमें किसी ने रोका था क्या कि चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे पिछले 50 साल में, ताकि सारी लेबर फोर्स खप जाए? हम नहीं कर पाए। अब सर्विस सेक्टर में एक कंपनी अरबों रेवेन्यू बना रही, पर रोजगार तो लिमिटेड ही दे पाएगी। नौकरियां तो मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ती हैं। हमें तो जनसंख्या ही रोकनी पड़ेगी और साथ मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना पड़ेगा। हमें केवल जिंदा नहीं रहना, जीना भी तो है। दुनिया के जाने माने सोशल साइकोलॉजिस्ट थे तुर्की के मुजाफर शरीफ, जिन्होंने रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट के बाद रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी कि अलग अलग सामाजिक समूह
जो असल में शुरुआत में एक ही होते हैं, वो यह समझने लगते हैं कि वो अलग अलग लोग हैं। अगर संसाधन कम हो तो वो संसाधनों के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। अब राजनीति आसान हो गई देश में। अपने अपने सामाजिक समूह पकड़ने हैं, उन्हें बताना है कि उन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा, आरक्षण मिल सकता है, सब्सिडी मिल सकती है अगर मुझे वोट देंगे। हमें उनके वोट नहीं चाहिए, वो हमारे लोग नहीं हैं, ऐसा बोल बोल कर विघटन करते रहो। इससे भी काम ना बने तो जनसंख्या विस्फोट के कारण जो गरीब लोग हैं उधर पैसा बंटवा दो। पैसा एक संसाधन ही है। दारूणों को दारू बंटवा दो। संसाधनों को बांटने की अलग अलग तरह की मनमोहक घोषणाओं से स्टेट इलेक्शन चलते रहते। गरीब अपनी जिंदगी के संघर्ष में इतना उलझ गया है कि वो अपने बच्चों पर ही ध्यान नहीं दे पा रहा, तो देश की क्या खाक सोचेगा। गरीब अनपढ़ भीड़ अगुवाई करने वाले की ताकत होती है। कोई क्यों चाहेगा कम हो। जिसको सस्ते मजदूर और रेडी कस्टमर मिल रहे हैं वो पूंजीपति क्यों चाहेगा कम हो। जिसकी रेंटल और प्रॉपर्टी रेट दौड़ रही है वो क्यों चाहेगा कम हो। एक और पक्ष यह है कि बहुत से जोड़े तो इसी में महानता समझते हैं कि हमने गर्भ निरोधक सामग्री इस्तेमाल नहीं की और खूब पैदा किए, और फिर बच्चों पर माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते और उनके असामाजिक होने का खतरा बढ़ जाता है। माँ बाप को पता ही नहीं लड़का क्या कर रहा है बाहर, बस रात को काउंटिंग करके सो जाते हैं। तो ऐसे पैदा करने में क्या महानता है, सही पालने में महानता है। हर जानवर और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। हमें इतना जाहिल भी नहीं बनना है कि जनसंख्या विस्फोट कर अपनी ही बर्बादी का जश्न मनाने लग जाए। धरती जल गई, क्लाइमेट चेंज से जनसंख्या रोको, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मालदीव्स और बहुत से टापू दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएंगे 75 साल में। किसी को फिक्र नहीं। सब मरने के बाद अपने अपने धर्म की दूध दही की नदी में कूदने को तैयार। दुनिया के 10 सबसे गरीब देश की लिस्ट यह है। कम से कम 3.6 और ज़्यादा से ज़्यादा 6.7% टोटल फर्टिलिटी रेट। समझ में आ रही मेरी बात। यह अमीर मुल्कों को सूट करता है, वो इनको गुलाम सा बना लेते हैं थोड़ा सा पैसा देकर। रिसोर्सेज तो हर देश के लिमिटेड ही हैं। जहां संसाधन ज़्यादा हैं, लोग कम हैं, उतने ही अमीर और खुशहाल हैं। जैसे सऊदी अरेबिया, केवल 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर हैं। इसको 17 से 700 कर दो और वहाँ भी सड़कों पर भिखारियों की लाइन दिख जाएगी। देखो, प्लेटो ने दी थी थ्योरी ऑफ केव। उसने कहा था जो गुफा से बाहर निकल आया और सत्य जान गया वो कितना ही नाच ले, गुफा वाला झूठ ही समझेगा। उसमें गुफा वाले की गलती नहीं, उसने वही सीखा है। मुझे नहीं लगता कोई भी समूह जिसका फायदा हो रहा जनसंख्या विस्फोट से वो एक सख्त जनसंख्या बिल लाना चाहेगा। भारी गरीब जनता सब्सिडी पर जीती है और वोट देती है। वो सब्सिडी बहुत बड़ी मिडिल क्लास के टैक्स के पैसे से आती है और टॉप पर बैठे पूंजीवादी नोट गिनते रहते हैं। इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई कि हम सिस्टम के मोहरे बन गए हैं और हमें पता भी नहीं। गरीबी और कुल प्रजनन दर का सीधा संबंध है। देश के गैर नवीनकरणीय संसाधन तो सीमित ही हैं। खर्च करते रहो, खत्म हो जाएंगे। जमीन की उर्वरक क्षमता अब रुक गई है। ज़्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या उन्नत बीज एक सीमा तक ही खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। शहरों में गांव से पलायन अनियोजित कच्ची बस्तियों को जन्म दे रहा है। पर्यावरण का नाश तो हो ही चुका है। जल, थल, वायु प्रदूषण के बाद अब जलवायु परिवर्तन शुरू हो गया है। कई लोग बताने लगते कि विकसित देश ग्रीन हाउस इफेक्ट ला रहे हैं, हम कम ला रहे हैं। अरे हमारी गरीबी तो हमारी समस्या है। दुनिया के सबसे प्रदूषित 50 शहरों में 42 भारत के हैं, बाकी 8 में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन के हैं। अब कह दो कि पॉपुलेशन से कोई संबंध नहीं प्रदूषण का। धीमा जहर जहर नहीं लगता पर होता जहर ही है। अगर तुरंत पॉपुलेशन कंट्रोल पर विचार नहीं करा गया तो 30-40 साल बाद यह देश रहने लायक नहीं बचेगा। रोकना है पॉपुलेशन को। वाटर प्यूरीफायर के बाद अब एयर प्यूरीफायर घर घर आने लग गए हैं। आपने सुना होगा बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। एक मेंढक को पानी में डालकर धीमी आंच पर गर्म करो, वो समझता ही नहीं है क्या हो रहा है। वो खुद को एडजस्ट करता रहता है और जब पानी उबलने लगता है तो मर जाता है।
समझ जब तक आएगी देर हो जाएगी। संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव हर तरह की समस्या की जड़ है। अनगिनत तरीकों से समस्याएं आती हैं। ईंट की भट्टी में कोयला नहीं मिले तो फिर बैन है चाहे पर टायर काट काट के डाल देते। काला जहर घुल रहा। अब जिन्होंने दुनिया नहीं देखी वो थोड़ा कह देंगे नहीं भाई साहब, सांस तो वही लेनी है ना सबको। नहीं लेनी है। पूरे घर में एयर प्यूरीफायर सिस्टम लग रहे हैं, गाड़ियों में, ऑफिस में एयर प्यूरीफायर लग रहे हैं, कंपनी एसी बना रही है हैपा फिल्टर्स के साथ। देखो, जिसके पास मनमान दौलत है वो पूरा नैरेटिव, पूरा आख्यान बदलवा देंगे। सन 2000 में बोलते थे कि 2040 तक जनसंख्या बढ़ना पक्का रुक जाएगी, ट्रेंड ये कह रहा है। आज बोल रहे हैं 2060, 65, 70 तक शायद रुक जाएगी। एक होती है गोबल्स लॉ, एक झूठ को 100 बार बोलो सच लगने लगता है। 2.1 TFR हो गई, रुक गए, कोई नहीं रुके। अगले 30 साल तक चांस ही नहीं रुकने का। चाइना 1980 से बढ़ना रुक गया था क्या, जब वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था? डेटा देखो, यहाँ तो पॉलिसी ही नहीं है तो हम क्या खाक रुकेंगे? नहीं, जब 2.1 TFR है तो क्या ज़रूरत है पॉलिसी की? भाई साहब, अगर सच में 2 ही बच्चे सबके हो रहे हैं तो फिर इतना तगड़ा विरोध क्यों है पॉलिसी का? सोचो। हमारे आसपास का पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय देश नहीं है, देश बहुत बड़ा है। देश में भयंकर बेरोजगारी है। मिडिल क्लास पढ़े लिखे विद्यार्थी प्रतियोगिताओं के भंवर में फंस चुके हैं। 25-25 लाख फॉर्म आ जाते, एक नौकरी पाना युद्ध जीतने के समान हो गया। उससे पहले एजुकेशन इतनी महंगी हो गई, सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिले तो डॉक्टर बनने के लिए चाहिए 1 करोड़ रुपए। मजदूर ज़्यादा होने से मजदूरी कम हो गई, चाहे शारीरिक मजदूर हो या मानसिक मजदूर। स्टॉक एक्सचेंज की चकाचौंध देखने ही नहीं दे रही कि इस आर्थिक विकास की कीमत क्या पड़ रही। इंक्लूसिव ग्रोथ की जगह अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, अमीर और गरीब की खाई और चौड़ी हो गई। उसको देखते हुए मिडिल क्लास के टैक्स के पैसे से सब्सिडी सिस्टम बन गया। ये फ्री वो फ्री। आमदनी की असमानता से दबाव समूह उत्पन्न हो गए जो केवल अपने धर्म, अपनी जाति का भला करना चाहते हैं। संसाधनों की कमी से भ्रष्टाचार बढ़ता है, अपराध भी बढ़ता है। ज़्यादा जनसंख्या से केस सालों तक लंबे रहते हैं कोर्ट्स में और जल्दी न्याय नहीं मिल पाता। सारी समस्या ही समस्या है, बस मजदूर सस्ते हैं। हम इतने ज़्यादा हो गए कि पर्यावरण को अपने हिसाब से ढाल लिया है। जंगली जानवरों की जगह इंसान के लिए फायदेमंद जानवर बढ़ गए हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गा, सुअर। इनके लिए पहले अन्न उगाओ, इनको खिलाओ, मोटा करो, इनका शोषण करो, जंगल साफ कर घर बसा रहे हैं। मधुमक्खी जो परागन प्रक्रिया के लिए जरूरी है कम हो रही, जंगली फूल नहीं है और तापमान बढ़ रहा है। जितने भी स्तनधारी जीव पृथ्वी पर हैं उनमें से 60% पाले हुए जानवर हैं, 36% इंसान हैं और केवल 4% जंगली जानवर बचे हैं। 70% पक्षी केवल पोल्ट्री हैं। जब से इंसान पृथ्वी पर काबिज हुआ है तब से 83% जंगली जानवर, 80% स्तनधारी जलजीव, 50% पेड़ और 15% मछलियां खत्म हो गई हैं। नैसर्गिक प्रक्रियाओं में मानव का हस्तक्षेप धरती को कैंसर देने के समान है। ऐसी ऐसी बीमारियां नई आ गई जो कभी सुनी ही नहीं थी। झूठ फैलाया जाता है एक षड्यंत्र के जरिए कि कम लोग होंगे तो व्यापार का क्या होगा। पहली बात यह है कि लोग कम होंगे तो व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि दुकानें भी कम होंगी, मार्जिन बढ़ेगा। सवारी कम होगी तो ऑटो भी तो कम होंगे। चौड़ी सड़क पर ईंधन कम खपत होगा, फेरे ज़्यादा लगेंगे। समाज के हर वर्ग को जनसंख्या कंट्रोल करने से फायदा है, सिवाय सबसे ऊपर बैठे बिल्कुल टॉप पूंजीपति के, जिसके लिए मनुष्य केवल एक साधन है। यह पता नहीं है कि इंटरनेट पर कई आर्टिकल्स पूंजीवादी दृष्टिकोण से लिखवाए जाते हैं। रिसर्च बहुत सोच समझ के ही कोट करनी चाहिए, क्योंकि यह भी करवाई जाती है और अपने फंडेड हाउस से फिर छपवाई जाती है। सब आगे कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। इमेच्योर बातें, कंजम्पशन और नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना होगा, टेक्नोलॉजिकल बदलाव लाने होंगे। पढ़ देते जो लिखा है। यह तो सुन रहे 50 साल से। क्या मैनेज हुआ? ये करना होगा, वो करना होगा, बस ज़्यादा बूढ़े नहीं हो जाएं, पॉपुलेशन रोको मत। षड्यंत्र है। कम एक्सपीरियंस्ड के बाद समझ नहीं आएगी कि इस षड्यंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। अलग अलग किस्म की मूर्खताएं सोची जा रही हैं विश्व में। गेम थ्योरी में एक प्रॉब्लम आती है। 2 कार ड्राइवर एक दूसरे की तरफ कार लेके बढ़ रहे हैं। एक सोचता है दूसरा हटेगा, दूसरा सोचता है वो हटेगा। कभी कभी टक्कर हो जाती है। गरीबी बेशुमार है,
फिर भी फिलिस्तीन की हर महिला की बच्चे देने की दर है 3.5 बच्चे हर महिला के। सोचते हैं बढ़ जाएं, इजराइल को खा जाएं। इजराइल ने भी महिलाओं को कह रखा है बच्चे पैदा करो, उनकी प्रति महिला जन्म दर है 3। अजीब बेवकूफ़ी है ये। क्या इतने मनुष्यों की दुनिया में ज़रूरत है? 75 साल बाद भी हमारी सरकारी स्कूल्स और जो शिक्षा है वो इतनी लाचार है कि सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। साक्षरता शिक्षा नहीं होती, ना सोचने की शक्ति है ना समझने की, बस नौकरी लग जाए। ऊपर से अगर गरीबी भी हो तो इंसान का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उससे आप आशा ही नहीं रख सकते कि वो रोजमर्रा की जद्दोजहद से ऊपर कुछ सोचेगा। आपको कानून ही बनाना पड़ेगा। अगर आज भी आप 2 बच्चों का सख्त कानून बनाते हैं तो भी रोल ओवर इफेक्ट के कारण करीब 2060 के बाद ही पॉपुलेशन बढ़ना रुकेगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। फिर जो भी तब जनसंख्या रहेगी, मान लो 160 करोड़, वो स्टेबल सी हो जाएगी और हर साल कुछ कुछ लाख घटना शुरू होगी। यही चाहिए, सिस्टमेटिक कंट्रोल तरीके से कम। ऐसी अनर्गल बातें फैलाई जा रही कि पॉपुलेशन कोलैप्स हो जाएगा, जैसे कोई जीरो हो जाती है अचानक पॉपुलेशन। ये बोलते डेवलप्ड वेस्टर्न देश, जहां महिलाएं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। उन्हें समझ आ गया कि वो कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। हमारे यहाँ महिलाएं ना इतनी शिक्षित हैं ना नौकरी में हैं, वो कैसे मना करेंगी? कुछ लाख ये देश कम हो गया, कुछ लाख से वो देश कम हो गया, उससे पृथ्वी के क्या फ़र्क पड़ा? हमें अपनी सोचनी है, अपने देश की सोचनी है, उनकी नहीं। रफ एस्टिमेट से हम 144 करोड़ थे कुछ महीने पहले तक, अभी 145 करोड़ पहुंच रहे। हम फूट के पड़ रहे हैं। कोलैप्स अगले जन्म तक नहीं होगा और 2 बच्चों के स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन बिल के बाद भी 70 साल बाद सन 2100 में 131 या 135 करोड़ पहुंच भी गए तो क्या बुराई है? अधनंगे गरीब भूखे बच्चे तो देश में कम होंगे ना। जो सब्सिडी पर पलते हैं इन पर तो रहम करो। मुझे तो समझ नहीं आता कि एक बच्चे की पॉलिसी पर तो कुछ लोग विरोध कर सकते, कह सकते कि लड़के ज़्यादा हो जाएंगे। अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हूँ, फालतू फूफा तो करूँगा नहीं कि यह होना चाहिए, लिंग परीक्षण पर मौत की सजा कर दो। प्रैक्टिकल बात यह है कि अनएजुकेटेड लोग, कम पढ़े लिखे लोग वंश चलाने के लिए लड़का चाहते हैं। वो बात अलग है कि कौन 8 फीट का है या IQ 200 का है जो कहे भाई मैं बिना वंश के मर गया तो दुनिया से 8 फीट के लोग खत्म हो जाएंगे। लड़की क्या वंश नहीं होती? खैर, 2 बच्चों के स्ट्रिक्ट कानून में क्या आपत्ति है? देश का भंडाधार क्यों करना है? एक मूवी आई थी वी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ। उसमें कैदी जेल के बाहर भी बेड़ियां पहन के ही सोते हैं, क्योंकि आदत हो गई थी। हमें भी इस महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार देखने की आदत हो गई है। जिसकी प्रॉपर्टी रेट, किराए की रेट बढ़ रही, उसको भी आदत हो गई है। आज मान लो किसी शहर में एक प्लॉट मिल रहा 1 करोड़ में। अगर सन 2000 में 2 बच्चों की पॉलिसी बनाई होती तो हम होते 105 करोड़ से बढ़कर करीब 125 करोड़, 145 करोड़ तो नहीं होते। यही प्रॉपर्टी मिलती 60 लाख में। किसका फ़ायदा और किसका नुकसान हो रहा? सोचो। समझ आ रही मेरी बात? कुछ लोगों के लिए दुनिया जाए तेल लेने, पैसे आने चाहिए। अब वो भी क्या करें? रिसोर्सेज पर भयंकर दबाव है। और गरीब तो अगर पढ़ा लिखा समझदार होता, भरा हुआ पेट होता तो कुछ सोचता। वो तो केवल एक उंगली है जो वोट के लिए कहीं लगवानी है, बाकी सब मरने के बाद मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा। विकसित देश अपनी तकलीफ को पूरी दुनिया की तकलीफ बताते हैं और एक नरेटिव मीडिया के जरिए सेट कर देते हैं। Population collapse. ये दुनिया के पॉपुलेशन कोलैप्स की बकवास झूठी बातें फैला रहे हैं ताकि सस्ते मजदूर मिलते रहें और इनका सामान बिकता रहे। इस दुनिया में है 7 महाद्वीप। अफ्रीका और एशिया मिलाकर 78% जनसंख्या है। अफ्रीका में अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट है 4 के ऊपर, यानी हर औरत औसत 4 बच्चे पैदा कर रही है। एशिया रिप्लेसमेंट रेट से लगभग ऊपर चल रहा है। सारे सोर्स में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अफ्रीका में अभी 2024 में है 150 करोड़ लोग। सन 2100 यानी 75 साल बाद होंगे 380 करोड़। किधर हो रहा दुनिया में पॉपुलेशन कोलैप्स? एशिया में अभी है 480 करोड़ लोग। सन 2100 में होंगे 460 करोड़। अफ्रीका में 150% अगले 75 साल में बढ़ जाएंगे। एशिया में 75 साल में केवल 4% घटेंगे। पूरी दुनिया में अभी सन 2024 में जनसंख्या है 816 करोड़। सन 2100 में होगी कम से कम लगभग 1018 करोड़। मैं नहीं बोल रहा, यूनाइटेड नेशंस का एस्टीमेट है।
1018 करोड़ भगवान के लिए, खुदा के लिए, जीसस के लिए, जिसको मानते हो, प्लीज झूठ फैलाना बंद करो कि दुनिया की पॉपुलेशन कोलैप्स हो रही, दुनिया खत्म हो रही। आपको और मुझे वेस्टर्न मीडिया द्वारा उल्लू बनाकर उनकी प्रॉब्लम हमारे सर डाली जा रही है। बीबीसी ने यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्री डाल दी अलग से, भारत की आबादी घटने वाली है। यह सब स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। अबे तुम अपना घर देखो, हुक मिलता है वीडियो बना देते हो। हमें तो उल्टा जल्द से जल्द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना पड़ेगा, नहीं तो यूएन एस्टिमेट है भारत लगभग 165-170 करोड़ पहुंच जाएगा सन 2065 तक। और हमेशा जब तक ये पृथ्वी रहेगी दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। कोई पॉपुलेशन कोलैप्स नहीं हो रहा। मैंने एक वीडियो में विस्तार से बताया है कि कैसे रिप्लेसमेंट रेट से पॉपुलेशन बढ़ना नहीं रुकती। तो फिर ये पॉपुलेशन कोलैप्स की बात फैलाई किसने? यूरोप में अभी है 74 करोड़ लोग, 75 साल बाद वहां रह जाएंगे 60 करोड़ लोग, यानी 19% कम। उसमें भी कुछ देश कुछ कम होंगे, कुछ बहुत कम हो जाएंगे। दुनिया में भी कुछ देशों में जनसंख्या कम हो जाएगी। सबसे तेजी से गिरने वाले होंगे जैसे जापान, 2024 में 12 करोड़ जनसंख्या के साथ दुनिया में है 10वें नंबर पर। सन 2100 में होगी 7 करोड़ जनसंख्या, जीरो तब भी नहीं होगा। इटली अभी है 6 करोड़, वो रह जाएगा 3.5 करोड़, 75 साल बाद जीरो नहीं होगा। ऐसे 10-15 देश हैं जहां जनसंख्या सच में बिल्कुल गिर जाएगी 75 साल में। उनको लगता है डर कि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी विश्व में। मजदूर चाहिए, सेवक चाहिए, लेकिन ऐसे 50 देश होंगे जिनकी जनसंख्या 75 साल में बढ़ जाएगी। इसीलिए तो 75 साल में दुनिया की पॉपुलेशन 200 करोड़ से बढ़ेगी, घटेगी नहीं। नाइजीरिया है 23 करोड़, सन 2100 में हो जाएगा 80 करोड़। भारत के बाद दूसरा। यूएसए लगभग उतना ही रहेगा, बहुत जरा सा बढ़ेगा। भारत को भी यही करना पड़ेगा। जहां हो रुको, दो पर रेस्ट्रिक्ट करो। ऐसा मजाक मत करो कि एक कपल के एक बच्चा, दोनों कमाएं, जीएसटी इनकम टैक्स भरें, एक गरीब साथ पैदा कर सरकार को कोसे, सरकारें डर के हमारे मुफ्त योजनाएं और सब्सिडी बढ़ाती रहें, पैसा उधर डाइवर्ट होता रहे, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता रहे, तो देश तरक्की कैसे करेगा? अब इन 10-15 छोटे छोटे डेवलप्ड अमीर देशों का एजेंडा हम अपनी पीठ पर क्यों ढोएं? हमारा देश पॉल्यूटेड सिटीज में नंबर 1 है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है नहीं, रोटी कपड़ा और मकान तीनों स्ट्रगल हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जनसंख्या विस्फोट हजम करता साथ साथ चलता रहता है। इस पर 3 सेपरेट वीडियो बनाए मैंने, तो रिपीट नहीं करूंगा। पर ये जो मीडिया पूंजीवादी कैपिटलिस्ट एजेंडा चला रहा है, पॉपुलेशन कोलैप्स, इसको समझें। भेड़िए नाराज हैं कि भेड़ें ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रही। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज के समय में किसी टियर 2 सिटी से इंजीनियरिंग फ्रेश ग्रेजुएट का आईटी कंपनी में एनुअल पैकेज क्या है? अब किसी से पूछो आज के 10 साल पहले क्या था। अगर आज के 10 साल पहले था 2.5 लाख, तो बढ़कर हुआ 3.5 लाख। इतनी ओवर सप्लाई है लेबर की कि प्रॉफिट बांटने की जरूरत ही नहीं है। बेरोजगारों के झुंड खड़े हैं। अब बत्ती लाल बोल रहा है, अरे भाई साहब विदेश भेज देंगे मजदूर या नौकरी करने। इस लॉजिक के पीछे जनसंख्या तोड़े ही बढ़ाई जाती है बत्ती लाल। पॉलिसी बदल गई तो क्या होगा? नाइजीरिया फूट के पड़ने वाला है, वो भेज देगा सस्ते मजदूर, फिर क्या होगा? एक और झूठ फैला रही मीडिया कि हम रुक गए। असलियत यह है हम रुके नहीं। हमारी बढ़ने की रफ्तार अगले 40 साल तक कम होती रहेगी, हम रुकेंगे नहीं। 170 करोड़ पहुंचेंगे। आज है नवंबर 2024। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर 2 बच्चों की जनसंख्या कानून हम नहीं लाए और इसी तरह बढ़ते रहे तो 2050 तक संसाधनों की किल्लत के कारण महंगाई जबरदस्त बढ़ेगी। जिस गरीब आदमी के कारण जनसंख्या बढ़ी वो खुद ही उसमें पिस जाएगा। धरती कब तक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल प्रोडक्शन बढ़ाती रहेगी? ऊपर से जाति धर्म का कुचक्र चला रखा है। जनसंख्या बढ़ाओ, हमारे वोट बढ़ाओ, हमारे बच्चे बहू भाई भौजाई को कुर्सी पर पहुंचाओ ताकि हम अमीर बने, राज करें, तुम गरीब बने रहो, तुम्हें मरने के बाद मिलेगा। मुझे कमेंट्स में उस भारतीय पूंजीपति का नाम बता दें जिसके 4 बच्चे हों। गरीब कब समझेंगे? कब तक जनसंख्या बढ़ाएंगे? दुनिया के सबसे गरीब 20 देशों की नई लिस्ट अब आ गई है। टॉप पर अफगानिस्तान, मुख्यतः इस्लामिक, महिला प्रजनन दर 4.4। फिर दक्षिण सूडान, मुख्यतः ईसाई, महिला प्रजनन दर 4.1। गरीबी में तीसरे नंबर पर सिएरा लियोन, मुख्यतः इस्लामिक, महिला प्रजनन दर 3.7। चौथे नंबर पर मलावी, मुख्यतः ईसाई, महिला प्रजनन दर 3.7।
ऐसे ही सारे 20 के 20 गरीब देशों में है महिला प्रजनन दर कम से कम 3.5 से लेकर 6.5। लिस्ट में आखिरी 20वें नंबर का गरीब है नाइजीरिया, आधे इस्लामिक आधे ईसाई, प्रजनन दर 5। इससे सिद्ध होता है कि प्रजनन दर ज्यादा होना गरीबी और अशिक्षा की निशानी है। इसका धर्म से भी सीधा कोई संबंध नहीं है। इस नक्शे में जहां साक्षरता कम है वहां जन्म दर ज्यादा है। इस्लामिक देश भी हैं और इसमें ईसाई देश भी हैं। इस्लामिक देश सऊदी अरेबिया, साक्षरता दर 95%, प्रजनन दर 2.3। ईरान साक्षरता 90%, प्रजनन दर केवल 1.7। मलेशिया साक्षरता 94%, प्रजनन दर 1.8। इंडोनेशिया साक्षरता 94%, प्रजनन दर 2.1। यूएई साक्षरता 94%, प्रजनन दर 1.4। तुर्की साक्षरता 95%, प्रजनन दर 1.9। वहीं इस्लामिक देश अफगानिस्तान साक्षरता केवल 37%, प्रजनन दर 4.3। नाइजर साक्षरता 38%, प्रजनन दर 6.6। सोमालिया साक्षरता 41%, प्रजनन दर 6। माली साक्षरता 30%, प्रजनन दर 5.7। जहां प्रजनन दर ज्यादा है वहां गरीबी भी है और अशिक्षा भी है और आतंकवाद भी है। ये जितने भी ईसाई और इस्लामिक गरीब देश है अफ्रीका के, इनकी मदद कोई नहीं करेगा, पर इनके खनिजों पर सबकी नजर है। कभी अफ्रीका का नक्शा देखिए, देशों की बिल्कुल सीधी सीमाएं हैं, कागज पर पेंसिल से अमीर देशों ने बनाई थी। जब इनको आजादी दी थी हमें भी जाति और धर्म की सीधी रेखाओं में बांट दिया। वहां के अधिकांश खानों पर आज भी पश्चिमी देशों की दखल है और उनको पकड़ा दिया धर्म का झुंझुना। बम बांधकर घूमो और फट जाओ। जैसे सियरा लियोन मुस्लिम देश, भयंकर गरीबी और आतंकवाद। इसकी सबसे ज्यादा आर्थिक मदद किसने की? जापान, जो है बुद्धिस्ट देश। केवल 25,000 करोड़ में इसका सारा का सारा सब तरह का कर्जा चुक जाएगा। मुस्लिम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट देशों के लिए 25,000 करोड़ मामूली रकम है। किसी ने चुका दिया क्या? नहीं। किसी ईसाई या मुस्लिम देश ने इन गरीब अफ्रीकी ईसाई और मुस्लिम देशों का लोन चुकाया क्या? नहीं। ना कोई सिटीजनशिप देता है, ना कोई लोन चुकाता है, बस बंदूक दे देंगे, धार्मिक साहित्य दे देंगे, चर्च मदरसे खुलवा देंगे, तुम धर्म की लड़ाई लड़ो, पैदा करो और मर जाओ। सब अपना देश देखेंगे, जैसे सबको अपने बच्चे की फिक्र है, दूसरे की नहीं है। तो अगर कोई आज गरीब किसी भी जाति या धर्म का 4-5 बच्चे पैदा कर रहा है देश में, तो क्या कल उसके घर कोई आएगा कि भाई तू मेरी जाति धर्म का है, तेरे 3 बच्चों की नौकरी तो मैं लगवाऊंगा, तेरी बेटियों के लिए खाते पीते रिश्ते तो मैं लाऊंगा? नहीं आएगा। अच्छे लड़के का पता चलते ही अपनी बेटी का रिश्ता तय कराएंगे। कोई आएगा तो अपने किसी रिश्तेदार के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बेटे के लिए वोट मांगने आएगा कि इतने सारे पैदा कर दिए, घर में वोट भरे पड़े हैं, मेरे बेटे को कुर्सी दिलवाओ। खुद के लिए कोई जाति बंदिश नहीं है। देश में कितने ऐसे बड़े ज्ञानी, प्रबुद्ध, पूंजीपति, महान लीडर लोग मिलेंगे जिन्होंने या उनके बच्चों ने धड़ल्ले से अंतर जातीय विवाह किया है, सीना ठोक के। शादी बाद लड़की का सरनेम बदल गया, बहुत अच्छी बात है, यही ऊंची सोच है। जाति तो मनुष्य ने ही बनाई है, पर फिर इन्हीं में से कई लोग जनता से जाति समाज के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं? जाति और धर्म की कट्टरता आते ही व्यक्ति अपने देश से पहले जाति का नाम जोड़ वोटिंग करता है, बिना कोई मेहनत करे, बिना कोई भविष्य की सोच के, बिना किसी प्लानिंग के, बस जाति के नाम पर वोट ले लो। अपनी जाति, अपने धर्म के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करवाओ, लेकिन गरीब को बोलो मरने के बाद मिलेगा। फॉर्मूला फिट। असली जाति केवल 3 है इस देश में: गरीब, मिडिल क्लास और पूंजीपति। इसमें जो गरीब जाति है उससे धड़ाधड़ बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं। सस्ते मजदूर, वो है लगातार उत्पादों की मांग और वोट बैंक। मनुष्य पृथ्वी का सबसे चालाक जानवर है, अपने काम के पशु पक्षी के अलावा बाकी को खत्म कर रहा। ज़्यादा चालाक और मतलबी मनुष्य अपने से कम चालाक का इस्तेमाल करता है। वैसे ही चालाक लोग विश्व में एक झूठा नैरेटिव गढ़ते हैं जैसे दुनिया की पॉपुलेशन कोलैप्स होकर खत्म हो जाएगी। 75 साल बाद जापान, इटली आधे रह जाएंगे। सच है, 75 साल बाद जब हमारी संतानें तक मर चुकी होंगी तब कुछ देश आधे रह जाएंगे। उसका पेट दर्द हो रहा भारत की मीडिया को। अरे भाई, हम तो फूट कर पड़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, हम सबका देश है भारत। हमारे पुरखे यहीं जिए, यहीं मरे। हमें इसकी सोचनी है। वो पाकिस्तान 24 घंटे हमारी सोचता था, बच्चे पैदा करता था और दुनिया में आतंकवाद फैलाता था। बस केवल 3 काम करता था। अब भिखारी हो गया, पर बम बना लिया, एटमी ताकत। अब रोटी की जगह बम के टुकड़े करके बांटेगा क्या गरीब बच्चों को? हम क्या सोच रहे? चीन, जापान, साउथ कोरिया घट जाएंगे? इनका इतिहास पढ़ो।
तीनों ने जनसंख्या कंट्रोल की थी, उसी कारण डेवलप हो पाए। आज जिसको हम भारत में पैदा कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी ही है। पूरे विश्व में एक ट्रेंड सा है, जो पॉपुलेशन विस्फोट को कंट्रोल कर पाया उतना ही तेजी से गरीबी से बाहर हो गया। भारत और साउथ कोरिया की प्रति व्यक्ति आय 1961 में एक ही थी, करीब $90 के आसपास। आज जमीन आसमान का फर्क है। साउथ कोरिया $34,000 और भारत करीब $2,400। चीन तो और भी पीछे था, $76। आज है करीब $12,500 प्रति व्यक्ति आय। दुनिया भर के कारण बताए जाते हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाई, एजुकेशन पर बूस्ट, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पर मुख्य बात दबा दी जाती है कि भारत ने जनसंख्या विस्फोट कर लिया और इन्होंने कंट्रोल कर लिया। रफली चीन 70 करोड़ से 140 करोड़ हुआ, साउथ कोरिया 2.5 से 5 करोड़ यानी ये करीब दुगने हुए, भारत 43 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ यानी 3.5 गुना बढ़ गया। सारा डेवलपमेंट, सारी इकोनॉमिक ग्रोथ जनसंख्या विस्फोट के नीचे दब गई। इसके कारण संसाधनों पर दबाव आ गया और कोई लंबी अवधि की पॉलिसी बन ही नहीं पाई। जाति, धर्मों और क्षेत्रवाद की राजनीति हावी हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हो गई संसाधनों को अपने अपने दबाव समूह द्वारा अपनी ओर खींचना, पर सब अपने स्वार्थ की पट्टी बांध बैठे हैं। बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी है। 1950 के दशक में सिविल सर्विस की 200 सीट के लिए 7,000 फॉर्म आए थे, एक सीट के लिए केवल 35 आदमी दौड़ में। 2024 में 1,000 सीट के लिए आए 13.5 लाख फॉर्म, एक सीट के लिए 1350 आदमी दौड़ में। जनसंख्या 4 गुना बढ़ी, कंपटीशन 38 गुना बढ़ गया। हमारे भारतीय लोग विदेश जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे। यहाँ देश की प्रतिभा भीड़ में, लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में गुमशुदा हो रही। 10 साल में कंप्यूटराइजेशन, रोबोट्स, चैटबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण नौकरियां घटेंगी, पर जनसंख्या बढ़ रही हर साल। जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है, जनसंख्या नहीं घट रही है। हल क्या है? जनसंख्या रोको। देश का बड़ा वर्ग स्वार्थी है, क्योंकि इस जनसंख्या विस्फोट के बाय प्रोडक्ट शेयर मार्केट, जमीन, सस्ते मजदूर, ऊंची सेल्स, इससे कमा रहे हैं, पर देख नहीं पा रहे कि 20-30 साल बाद क्या हाल होना है। अब मीडिया अपने फायदे नुकसान को देख ब्रेन वॉश कर रहा है सबका कि भारत रिप्लेसमेंट दर के आसपास पहुंच गया है, तो 35 साल बाद 2060 तक अपने आप ही रुक जाएगी जनसंख्या। बार बार बुजुर्ग बढ़ जाएंगे, बच्चे पैदा करो, करते रहो। प्रतिशत में अभी देश में सबसे कम बूढ़ों की हिस्सेदारी बिहार, यूपी, झारखंड, आसाम में है। तो ये क्या अमीर हो गए? सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी केरल, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश में है। तो क्या ये गरीब हो गए? सोचो, भारत में हर 10 कामकाजी आदमी पर केवल एक बुजुर्ग है, तो क्या हम अमीर हो गए? अमेरिका में केवल 4 कामकाजी व्यक्ति पर एक बुजुर्ग है, तो क्या वो गरीब हो गए? आम जन को डाटा ऐसा दिखाओ कि वो डर जाए। अब नॉर्मल मीडिया हो या सोशल मीडिया, चलता विज्ञापन से। विज्ञापन देते पूंजीपति उद्योग, उद्योग को चाहिए सस्ते मजदूर और भर भर के कस्टमर ही कस्टमर। तो आदमी जिसकी खाता है उसकी जबान बोलता है। नेताजी को अपने बेटे को भी जिताना है, चाहिए गरीब लड़के जो झंडा लेके आगे आगे भागें, अपना परिवार भाषण दे, वो बेरोजगार नारा लगाएं और जाति पर बैठे बिठाए बिना किसी मेहनत के वोट भी मिल जाए। तो जनसंख्या विस्फोट तो अच्छी है। पूंजीपति लगातार देश में जमीन खरीद रहे हैं और बेच नहीं रहे, शॉर्ट सप्लाई कर रहे हैं, भाव ऊंचे जा रहे। जमीन खरीद कर और बेचकर लखपति करोड़पति बन रहे, करोड़पति अरबपति। तो जनसंख्या विस्फोट तो अच्छा है। जो बेरोजगारों के लिए कोचिंग चला रहे हैं वो तो खुशी से पागल हो रहे हैं बेरोजगारी देखकर, उनके लिए तो जनसंख्या विस्फोट अच्छा है। जो ऊंची ऊंची इमारतों में छोटे छोटे घर बना रहे हैं उनके लिए तो जनसंख्या विस्फोट अच्छा है। देखो, समाज के प्रभुत्व और प्रभावशाली वर्ग को जनसंख्या बढ़ने से बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा होता है, इसलिए वो कच्ची बुद्धि वालों को बरगलाते रहते हैं। जिनका फायदा हो रहा उनमें से आधों के बच्चे विदेश पढ़ रहे, करीब 10 लाख बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हर साल। अधिकतर वापस नहीं आना चाहते। हमारे यहाँ घुस रहे जाहिल, अनपढ़, गरीब बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इनको लोग तरीके से दूर दूर प्रदेशों में बसा रहे। एस्टिमेटेड करोड़ों में हैं ये लोग। कभी देखिए इनकी बस्ती, एकमात्र काम बच्चे पैदा करना और सब्सिडी पर जीना। पानी दो, खाना दो, मकान दो, पैसा दो। डर और लालच के गठजोड़ से कम समझदार को बरगलाकर खुद का फायदा करने का खेल चलता। कितने ऐसे तथाकथित बड़े लोग हैं जिनके बच्चों ने या खुद ने अंतर जातीय विवाह किया है, पर जाति के मंचों पर चढ़े दिखते हैं। वोट मांग लेते जाति पर, मातृभाषा पर भाषण देने वाले अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। दूसरे का बच्चा केवल धार्मिक शिक्षा ले, आधुनिक युग में अयोग्य हो जाए, कुछ बड़ा न सोच पाए, न कुछ बड़ा कर पाए, बस चालाक आदमी के बेटे के काम आता रहे, यह लक्ष्य है। वैसे ही बच्चे पैदा करवाते, अपने वोट बढ़वाते, खुद कुर्सी पकड़ते, अगले को मरने के बाद मिलेगा। पैनी निगाह आते ही पता चल जाता है कि समाज
एक खेल है जिसमें सीधा या बुद्धू आदमी चालाक आदमी को अमीर या शक्तिशाली बनाने या सेवा देने के काम आ रहा है। अब ये बत्तीलाल तर्क देता, ऊपर वाला देता है खाने को भाई साहब, कोई दूसरा आदमी थोड़ा ही देता है। भैया दूसरा आदमी जो नागरिक है देश का वही देता है। सारा जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सारा कर्जा सब मिलकर ही खजाना भरता है। अब एक गरीब परिवार ने पैदा कर डाले 8 बच्चे। अब हर महीने एक परिवार को 1 कट्टा अनाज दो, 8 बच्चों के दादा दादी को पेंशन दो, 8 बच्चों के मिड डे मील पर खर्च करो, जननी सुरक्षा योजना का पैसा दो, फ्री दवाई दो। फिर जो आवारा बच्चे हरकतें करें, ट्रेन पर पत्थर, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, उसकी भरपाइयां करो। ये जो ड्रग्स चोरी चकारी करें उसमें पुलिस को लगाओ, वकील को लगाओ, जेल में डालो, तो दोनों टाइम मुफ्त की फिर रोटी दो, घर बना के दो या सस्ते घर दो। हर जगह जनता का पैसा ही लगता है। समझ आ रही मेरी बात? समस्या ये नहीं है कि पढ़ा लिखा मिडिल क्लास ज्यादा पैदा कर रहा है, उसमें तो अधिकतर की पढ़ी लिखी पत्नियों ने 1-2 बच्चों को पैदा कर फुल स्टॉप लगा दिया है। पर अगर जनसंख्या कानून देश में नहीं बना तो यह उनकी सोच बहुत बड़ी भूल भी साबित हो सकती है। कैसे? आगे बताऊंगा। समस्या यह है कि जो केवल सब्सिडी और सरकार के भरोसे पलने वाला वर्ग है, इतना मिल रहा है कि खास चिंता ही नहीं है जीवन की, चाहे किसी भी धर्म का हो, जिसका देश के विकास और टैक्स कलेक्शन में ढेले भर का रोल नहीं है, जिसको कुछ नहीं पते, वो जबरदस्त बच्चे पैदा कर रहे हैं लगातार। तो देश एक तरह का घर ही है। घर में कमाने वाले कम हो रहे और खाने वाले बढ़ रहे, तो उस घर का भविष्य क्या होगा? इसीलिए 2 बच्चों का जनसंख्या कानून बहुत जरूरी है। इतना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या हमें बीमार नहीं कर रहा? क्या हम बेहोश हैं जो जलवायु परिवर्तन दिख नहीं रहा? भ्रष्टाचार जनसंख्या विस्फोट के कारण संसाधनों की कमी का बाय प्रोडक्ट होता है। पर समाज के कुछ लोग ही सारी फिक्र क्यों करें, यह भी एक प्रश्न है। केवल कुतर्क करने के लिए लोग बोल देते हैं पॉपुलेशन तो अच्छी है, एसेट है, सबको शिक्षा दो, सबको रोजगार दो, सबको मकान दो। कहां से दो? किसी भी सरकार के पास पैसा तो निश्चित ही है, इधर लगा लो या उधर लगा लो या बांट दो। ये काम होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये रह जाएगा। पैसा ज्यादा छापो तो महंगाई बढ़ेगी, कर्जा ज्यादा लिया तो ब्याज में पैसा जाएगा। संसाधन सीमित हैं, मानो या न मानो उत्तर है 2 बच्चों का सख्त कानून। यह विश्व चलता कहानियों पर, कहानियां गढ़ी जाती, लोग विश्वास करते रहते, फिर नई कहानियां आती। साम्यवाद की कहानी आई, व्यक्तिवाद की कहानी आई गई, अभी चल रही है बाजारवाद की कहानी। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा आर्थिक उन्नति। यह चलाई है पश्चिम देशों ने, हमारे स्वार्थी तत्वों ने उसे गोद ले लिया। गरीब कम पढ़ी लिखी जनता की तो समझ विकसित ही नहीं हो पाई। तो चालाक 5% लोगों को इस देश में समझ आ गया कि अधिकतर लोगों को तो जीवन की समझ ही बहुत कम है। इनके दिमाग के साथ खेल सकते हैं, इनको उलझा दो जाति के किस्सों में या उलझा दो मरने के बाद के झांसों में। इनके सहारे खुद अमीर और शक्तिशाली बन जाओ। लोग यह देखते ही नहीं कि हमने जनसंख्या विस्फोट कर लिया। गरीबी का कारण है जनसंख्या विस्फोट। देखो, प्रजातंत्र की एक खूबी है रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका फायदा उठाया जा रहा, गरीब लोगों को बरगलाया जा रहा कि जिंदगी कुछ नहीं है, तुम बच्चे पैदा करो, मरने के बाद तुम्हें सब मिलेगा। अगर ऐसा है तो बोलने वाले तू अपना घर गाड़ी सब बेच, पैसे गरीबों में बांट दे, तेरे को भी मरने के बाद मिलेगा। नहीं, नहीं बांटेगा, उसको पता है असलियत क्या है। अब मान लो घर में 2 भाई हैं, बड़ा भाई थोड़ा कमाता है पर 10 बच्चे हैं, छोटा भाई पढ़ा लिखा है खूब कमाता है पर 1 बच्चा है। अब घर के सारे पैसे बड़े भाई के बच्चों पर ही खर्च हो जाते हैं। संसाधन तो सीमित ही हैं। दोनों भाइयों को 2-2 कमरे मिले। अब 10 वाले सार्वजनिक जगह, चौक, सड़क, गार्डन घेरे रहते। एक झूला है घर में पेड़ पर, एक वाले का नंबर ही नहीं आ पाता, दूसरे के 10 की लाइन ही खत्म नहीं होती। टीवी पर क्या चलेगा, वोटिंग होती, बड़े वाले के बच्चे अपना प्रोग्राम चलाते रहते। ऐसे में क्या होगा? झगड़ा। बच्चे बड़े हो गए, अब 10 बच्चे वाले की माँ यह तो बोलेगी नहीं बच्चों को कि बेटा हम मंदबुद्धि माँ बाप हैं, एक ही चीज आती थी, बच्चे पैदा करना, गलती हो गई, इतने पैदा कर दिए। वो बोलेगी छोटे भाई का छीन लो, सब दादा का ही तो है। अब 10 बच्चों ने मिलकर एक बच्चे को पीट दिया। अब छोटा भाई सोच रहा काश मेरे भी 5 बच्चे होते तो बच्चा पिटता तो नहीं। केस हुआ, पर जनसंख्या विस्फोट के कारण कोर्ट कम है, केस ज्यादा, केस का फैसला आने में तो सालों लगेंगे। कोर्ट से जमानत मिली, फिर पीट दिया, फिर जेल गए, कोर्ट में केस बहुत है, समय लगेगा, फिर जमानत मिली, फिर पीट दिया। जनसंख्या विस्फोट से कानून का डर खत्म होता जाता है, क्योंकि फैसला आने में कई बार दशकों तक लग जाते हैं, अपील चलती रहती है। अब छोटा भाई अपना सब कुछ छोड़ दूर बस गया, यह सोच कि एक ही तो है बच्चा, कमा लेंगे। अब पुराने झगड़े की बात पर बड़े भाई के एक लड़के ने छोटे भाई के इकलौते को जान से मार दिया। एक जेल गया, 9 फिर भी बच गए, छोटे भाई का सब छिन गया। देखो, नीच घटिया व्यक्ति हमेशा कमजोर पर चढ़ता है। गली के कुत्ते अकेली छोटी बच्ची को फफेड़ते हैं,
पहलवान को नहीं, समाज के कुत्ते कमजोर को सताते हैं। अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो कानून का पालन कमजोर होता जाएगा, क्योंकि कानून के क्रियान्वयन विभाग काम के बोझ तले दब जाएंगे। जैसे कानून है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो। अब याद करो, आप सब्जी किस थैली में लाए थे? पुलिस ना दिखे तो पढ़े लिखे भी रेड लाइट पर रुकते नहीं है देश में। तो ऐसे समाज में व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा ढूंढेगा। भविष्य में हर परिवार, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर राज्य में जनसंख्या बढ़ाने की होड़ लग जाएगी। और हर परिवार बड़ा हो यह परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी भी लगेगा। फिर क्या होगा देश का? 170 करोड़, हाँ जी, यही वे जनसंख्या है जहां तक हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। अब बत्तीलाल पूछ रहे हैं ऐसे कैसे भाई साहब? लोग बोल रहे हैं भारत तो 2.1 की TFR यानी कुल प्रजनन दर पर पहुंच गया है, जो रिप्लेसमेंट दर है, तो हम रुक गए ना। नहीं, नहीं रुक सकते। यही तो आंकड़ों का खेल है। यही तो है जहां मीडिया झूठ बोल रहा है। एक होता है नैरेटिव और एक होता है सच। देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है बार बार कहने का कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ना रुक गई है या रुकने वाली है, इसलिए जनसंख्या कानून की कोई ज़रूरत नहीं। ना रुके ना रुक सकते बिना पॉपुलेशन पॉलिसी के। भारत में इस समय करीब 70 करोड़ लोग बच्चा पैदा करने की उम्र में, इनमें से 4 करोड़ ने शादी नहीं भी करी मान लो तो भी 66 करोड़ यानी 33 करोड़ जोड़े औसत 2 के हिसाब से 66 करोड़ और पैदा करेंगे। किसी के 1 होगा, किसी के 5, पर औसत बैठेगा 2। तो नवजात बच्चे कम से कम 2.5 करोड़ साल के पैदा हो रहे हैं। भारत युवा देश है, बूढ़े लोग बहुत कम है, मर रहे केवल करीब 1 करोड़। 1.5 करोड़ से जनसंख्या साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। 35 करोड़ 1 से 18 साल के बीच में लोग हैं। वो प्रजनन उम्र में आते रहेंगे, वो फिर बच्चे पैदा करेंगे 2 की औसत दर से, तो नए रफ्तार से पैदा होते रहेंगे। पुराने लोग इतना जल्दी मर नहीं रहे। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन मोमेंटम। 2065 के आसपास यानी 40 साल बाद भारत पीक करेगा 170 करोड़ जनसंख्या के साथ। 170 करोड़। आज पूरे अफ्रीका महाद्वीप जो भारत से 9 गुना बड़ा है के 54 देशों की कुल मिलाकर जनसंख्या है केवल 150 करोड़। पूरे यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या है केवल 70 करोड़। हम 170 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। यह यूनाइटेड नेशंस का कैलकुलेशन है, पर कोई भी घर बैठे भी कर सकता है। हम अब उस स्थिति में नहीं हैं कि अब जनसंख्या रुक जाए के सपने देख देख कर 40 साल और इंतजार करें। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातें वहाँ लागू होती हैं जहाँ सारी जनता पढ़ी लिखी और सक्षम हो। हर इंसान मजबूत दिमाग, मजबूत शरीर, इजराइल की तरह देश पर न्यौछावर, पर गरीबी से बेदम, सरकारी नौकरी के पीछे भागते बूढ़े होते युवा, आवारा घूमते बच्चे, शारीरिक रूप से कमज़ोर, कम शिक्षित, छोटी सोच और कम समझ वाले लोग सही अर्थों में डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होते, केवल पूंजीवादी बाजार के लिए उपभोक्ता होते हैं। लोकतंत्र का एक अनपढ़ जाहिलों की भीड़ तंत्र में बदलना संविधान और देश के लिए घातक है। लोग इतने धर्म में अंधे हो गए हैं, इतने जाति में अंधे हो गए हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें पूंजीवादी खेल नजर ही नहीं आ रहा। नहीं तो जनसंख्या कानून की मांग आनी ही चाहिए गरीब वर्ग से, पर उसके दिमाग पर कब्जा है समाज के ठेकेदारों का। गरीबी में पैदा होता दुखी बचपन, संघर्षशील जवानी, लाचार बुढ़ापा, खुद की उनकी कोई सोच नहीं, आप समझा भी नहीं सकते। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में दिमाग के सॉफ्टवेयर की क्षमता ही नहीं अच्छा बुरा समझने की, तो फिर बड़ा मुश्किल है समझाना। पूंजीपति तो चाहेगा ना कि जनसंख्या बढ़ती रहे, उसको तो मजा आ रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड युवा तब बनता है जब शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक रूप से संबल होता है और समाज में आगे बढ़ने के हर युवा को बराबर मौके होते हैं। इतनी ज़्यादा आर्थिक विषमता आगे बढ़ने में बेड़ियां हैं, इसीलिए जनसंख्या कानून ही विकल्प है। हमारी डेमोग्राफी में इतने ज़्यादा युवा हैं और नए पैदा हुए बच्चे युवा होते रहेंगे कि केवल 2.1 की प्रजनन दर से भी हम जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। हल है 2 बच्चों का सख्त जनसंख्या कानून। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो 2 से ज़्यादा कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। उनके लिए भी ठीक रहेगा, देश के लिए भी ठीक रहेगा। तो औसत कुल प्रजनन दर 2.1 या 2.2 की जगह 1.5 के आसपास रहेगी। धीरे धीरे हम स्टेबल हो जाएंगे 150-155 करोड़ पर पहुंचकर बिना इकोनॉमी को अफेक्ट किए हुए। पहले बताया था ना कि 33 करोड़ जोड़े प्रजनन उम्र में हैं, वो 66 करोड़ की जगह अब केवल 50 करोड़ अपने प्रजनन काल में नए बच्चे जोड़ेंगे।
16 करोड़ कम, यानी अभी 2.5 करोड़ सालाना की जगह केवल लगभग 2 करोड़ सालाना ही जनसंख्या कानून के बाद नए पैदा होंगे और 1.5 करोड़ लगभग मर रहे हैं, तो केवल 50 लाख सालाना बढ़ोतरी होगी देश में। ये बढ़ोतरी भी 10-20 साल में रुक जाएगी तो जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी। फिर जितने मरेंगे उतने ही पैदा होंगे और आगे धीरे धीरे जनसंख्या घटना शुरू होगी। नहीं तो 170 करोड़ का विस्फोट हो रहा। भारत में इतने ज़्यादा बच्चे और युवा हैं कि 2 बच्चों की पॉलिसी बनाने के बावजूद हमारा कोई पॉपुलेशन कोलैप्स नहीं हो सकता। चीन, जापान, साउथ कोरिया ने अपने गरीबी और पिछड़ेपन के ज़माने में अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी, इसीलिए वे इतना आगे बढ़ पाए। आज देखो साहब, आज देखो वो तो कह रहे हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करो। ऐसा वो लोग बोल रहे हैं जिन्हें विश्व अर्थव्यवस्थाओं का इतिहास नहीं पता। जापान, चाइना, कोरिया का इतिहास नहीं पता कि उन्होंने सही समय पर जनसंख्या पॉलिसी बना ली थी, इसीलिए डेवलप कर पाए। हमारा स्वार्थ हमें सच देखने ही नहीं देता। अब मान लो कोई सोशल मीडिया वाला है, तो जितनी जनसंख्या उतने उपभोक्ता, ज़्यादा उपभोक्ता तो ज़्यादा विज्ञापन, ज़्यादा विज्ञापन तो ज़्यादा पैसा। तो फिर अधिकतर सोशल मीडिया क्यों बोलेगा कि जनसंख्या कोई समस्या है। 170 करोड़ जितनी भारी जनसंख्या होने पर अधिकांश लोग गरीब मजदूर या कम पढ़े लिखे होंगे, तो वो भी देश पर बोझ ही हैं। ऐसी परिस्थितियों में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मजदूर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, उनकी अत्यधिक उपलब्धता से वेतन इतने कम रह जाएंगे कि मिडिल क्लास का जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरी दुनिया विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर आधारित होने जा रही है। हर 10 साल में नई वैज्ञानिक क्रांतियां आ रही हैं, जैसे पिछले सालों में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति आई है, स्पेस टेक्नोलॉजी की क्रांति आई थी। ऐसे में इतनी भारी जनसंख्या वृद्धि कर लेना, 170 करोड़ पहुंचना, देश को गरीबी के कुचक्र में फिर पीछे धकेल देगा। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण सबको भविष्य की फिक्र हो गई है। पैसे कमाने के लिए चारित्रिक पतन हो चुका है। नकली दवाइयाँ, नकली खाद्य सामग्री, नकली कृषि उर्वरक तक बना रहे हैं। नकली ये, नकली वो, परवाह ही नहीं किसी को किसी और की। बस पैसा चाहे जैसे हो आ जाए। मौका मिलते ही व्यक्ति छोटा या बड़ा भ्रष्टाचारी बन रहा है। हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा देश देना चाहते हैं, यह प्रश्न है। सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए उससे पहले 30-40 सालों के लिए 2 बच्चों का जनसंख्या कानून बनाना समय की ज़रूरत है।